उस रात की वो आखिरी चीख आज भी उस होटल की दीवारों में कैद है। और शायद अगर उस वक्त किसी ने दरवाजा खोल दिया होता तो आज ये कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमरा नंबर 307। दरवाजा अंदर से बंद। बारिश की आवाज बाहर से आ रही थी और अंदर एक लड़की कांपती हुई, टूटी हुई, अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसका नाम था आर्या। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या आज मैं बच पाऊंगी? वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार हो। लेकिन दरवाजे के उस पार खड़े लोग इंसान नहीं थे। वो सिर्फ चेहरे थे जिनके पीछे दरिंदगी छुपी थी। और तभी दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। महंगे कपड़े, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में गंदगी। डर मत, हम तुझे अच्छा रखेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। आर्या पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे जाने दो, प्लीज, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हर शब्द डर से टूट रहा हो। लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। और उसी पल आर्या को समझ आ गया, आज कोई नहीं आएगा, आज कोई नहीं बचाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने चिल्लाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था यहां आवाजें बाहर नहीं जाती, बस दीवारों में दब जाती है। और तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में गई, जहां एक छोटा सा काला डॉट था। एक कैमरा। उसकी आंखें फैल गई। ये क्या है? उसका दिल और तेज धड़कने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, सब रिकॉर्ड हो रहा है, समझी? उस पल आर्या के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। उसने आंसू पोंछे और पहली बार उसने डर के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई और मेरी जगह होगा। और उसी पल उसने एक ऐसा फैसला लिया जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि पूरे शहर की नींद उड़ाने वाला था। उसने धीरे से अपने दुपट्टे में छुपा छोटा सा डिवाइस दबाया और उसी सेकंड कहीं दूर एक स्क्रीन ऑन हुई, जहां ये सब लाइव दिखने लगा। हां, इस बार शिकार नहीं था। इस बार जाल बिछाया गया था और शिकार बनने वाले थे वो लोग जो सालों से दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, एक लड़की की पूरे सिस्टम के खिलाफ। और सच मानो, जो आगे हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। और एक ऐसा नाम सामने आया जिसे सुनकर हर इंसान की रूह कांप गई। अब सवाल यह है, क्या आर्या इस जाल से सही सलामत बाहर निकल पाएगी, या फिर इस बार भी सिस्टम जीत जाएगा? अगर तुम जानना चाहते हो कि उस लाइव वीडियो ने कैसे पूरे शहर में तूफान ला दिया, तो बताओ, उस रात जो लाइव शुरू हुआ था वो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो एक तूफान था जो धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाला था। स्क्रीन के उस पार एक छोटा सा कमरा, कुछ लोग और बीच में खड़ी आर्या। लेकिन जो लोग ये सब देख रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं थी, ये सच था। और सच हमेशा सबसे ज्यादा डरावना होता है। आर्या ने जैसे ही वो डिवाइस दबाया था, वैसे ही शहर के एक छोटे से कमरे में 3 लोग स्क्रीन के सामने बैठ गए। एक लड़की जिसकी आंखों में आग थी, नाम था नंदिनी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर सच्चाई, नाम था काशीनाथ। और एक कैमरा ऑपरेटर। नंदिनी ने स्क्रीन देखते ही दांत भींच लिए। आज कोई नहीं बचेगा,
उसने धीरे से कहा। उधर होटल के कमरे में वो आदमी धीरे धीरे आर्या के करीब आ रहा था। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? सबको अच्छा ही लगता है, उसने हंसते हुए कहा। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हट रही थी। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। नंदिनी ने तुरंत फोन उठाया। सब टीम्स तैयार रहो, लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था जैसे वो पहले भी ये सब देख चुकी हो। लेकिन जैसे ही टीम होटल के बाहर पहुंची, एक और सच्चाई सामने आई। होटल के गेट पर 2 पुलिस वाले खड़े थे और वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। काशीनाथ ने गुस्से में कहा, ये लोग तो मिले हुए हैं। नंदिनी की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। मुझे पहले से शक था। उधर कमरे में वो आदमी अब और करीब आ चुका था। उसने आर्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार आर्या ने उसका हाथ झटक दिया। मत छू मुझे। उसकी आवाज इस बार डर से नहीं, गुस्से से भरी थी। आदमी एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसने लगा। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगी? उसने गुस्से में आर्या को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। स्क्रीन के सामने बैठे नंदिनी और काशीनाथ के दिल दहल गए। जल्दी कुछ करो, कैमरा ऑपरेटर चिल्लाया। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। और तभी नंदिनी ने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने लाइव वीडियो को सीधे सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग जुड़ गए, फिर हजारों, फिर लाखों। हर कोई देख रहा था। एक लड़की जिसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। कमेंट्स आने लगे, कोई उसे बचाओ, ये कहां हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। पूरा शहर अब इस वीडियो को देख रहा था। उधर होटल के अंदर वो आदमी अब और गुस्से में था। तुझे लगता है कोई आएगा बचाने? उसने जोर से हंसते हुए कहा। यहां सब हमारे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार पूरा शहर उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। होटल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो, लड़की को बाहर निकालो। पुलिस वाले घबरा गए और तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में आग। वो था शंभू बाबा। उसने जोर से कहा, आज अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो ये भीड़ खुद तोड़ देगी। पुलिस पीछे हट गई और उसी पल दरवाजा तोड़ा गया। अंदर वो आदमी जो खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अब डर से कांप रहा था। आर्या जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हार नहीं थी। नंदिनी अंदर दौड़ी और आर्या को गले लगा लिया। अब तू सुरक्षित है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, उसने हंसते हुए कहा, मुझे पकड़कर क्या करोगे? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा आदमी हूं। पूरा कमरा चुप हो गया। असली मालिक अभी बाहर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर नंदिनी, काशीनाथ और आर्या तीनों के चेहरे बदल गए, क्योंकि इसका मतलब था यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और तभी आर्या ने धीरे से कहा, मुझे पता है वो कौन है। सबकी नजरें उसकी तरफ गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। और इस बार मैं उसे खुद बेनकाब करूंगी। अब सवाल यह है, वो असली मालिक कौन है जो इतने सालों से सब कुछ चला रहा था? और क्या आर्या सच में उसका सामना कर पाएगी? अगर तुम जानना चाहते हो तो बताओ। आर्या ने जैसे ही कहा, मुझे पता है वो कौन है, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांस जैसे रुक गई। नंदिनी धीरे से उसके पास आई। कौन है वो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर बेचैनी साफ थी। आर्या ने सीधा जवाब नहीं दिया,
उसने पहले उस आदमी की तरफ देखा जो अभी अभी पकड़ा गया था, जिसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे भरोसा हो कि असली नाम सामने आने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। आर्या ने गहरी सांस ली। ये लोग सिर्फ मोहरे हैं, उसने धीरे से कहा। असली खेल कहीं और से चल रहा है। नंदिनी ने तुरंत पूछा, कहां से? आर्या की आंखों में उस रात की सारी यादें घूम गई। वो होटल, वो कमरा, वो आवाज और एक नाम जो उसने उस रात सुना था जब मैं उस दिन यहां लाई गई थी। आर्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। तब मैंने उन्हें फोन पर किसी से बात करते सुना था। सब ध्यान से सुन रहे थे। वो बार बार एक ही नाम ले रहे थे। कमरे में हर दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या ने धीरे से कहा, सर। सब एक दूसरे को देखने लगे। नंदिनी ने कहा, सर, ये तो कोई भी हो सकता है। आर्या ने सिर हिलाया। नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं था। उनकी आवाज में डर था, सम्मान नहीं, डर। काशीनाथ ने गहरी आवाज में कहा, मतलब वो इंसान इन सब से भी ज्यादा ताकतवर है। आर्या ने धीरे से कहा, हां। और फिर उसने वो बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब वो फोन रख रहे थे, आर्या ने कहा, तब मैंने एक नाम साफ साफ सुना। कमरे में जैसे समय रुक गया। विवेक साहब। नंदिनी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या? उसने चौंक कर कहा। काशीनाथ ने तुरंत पूछा, तू पक्का कह रही है? आर्या ने बिना हिचके कहा, हां, मैंने खुद सुना था। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि विवेक साहब कोई आम आदमी नहीं था। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। हर बड़े प्रोजेक्ट में उसका नाम होता था। हर नेता उसके साथ दिखता था और हर कोई उसकी इज्जत करता था। नंदिनी ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो ये केस बहुत बड़ा है। काशीनाथ ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। मतलब इतने सालों से ये सब उसके इशारे पर हो रहा था? आर्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ था। तभी अचानक उस पकड़े गए आदमी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। सबकी नजरें उसकी तरफ गई। वो हंसते हंसते बोला, आखिरकार नाम बाहर आ ही गया। नंदिनी गुस्से में उसके पास गई। चुप रहो। लेकिन वो रुका नहीं। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, उसने हंसते हुए कहा। विवेक साहब तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आर्या उसकी आंखों में देखने लगी और इस बार उसने बिना डरे कहा, इस बार आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। कमरे में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। नंदिनी ने तुरंत फैसला लिया, हमें उसके खिलाफ सबूत चाहिए। काशीनाथ ने कहा, लेकिन वो इतना चालाक है, सीधे हाथ नहीं आएगा। आर्या ने धीरे से कहा, तो हमें उसके पास जाना होगा। नंदिनी चौंक गई। क्या मतलब? आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं उसके सामने जाऊंगी। जैसे एक और शिकार। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। नहीं, नंदिनी ने तुरंत मना कर दिया। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन आर्या अब रुकने वाली नहीं थी। अगर आज मैं पीछे हट गई, उसने कहा, तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। काशीनाथ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। तू सच में ये करना चाहती है? उसने पूछा। आर्या ने बिना झिझक कहा, हां। और उसी पल एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई। एक ऐसी लड़ाई जहां एक लड़की सीधे उस इंसान के सामने जाने वाली थी जिसके नाम से पूरा शहर डरता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विवेक साहब तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था। उस रास्ते में धोखा भी था, खतरा भी, और एक ऐसा सच जो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था। अब सवाल यह है, क्या आर्या सच में विवेक साहब तक पहुंच पाएगी या फिर वो खुद एक जाल में फंस जाएगी? अगर तुम जानना चाहते हो
तो बताओ। आर्या ने जब ये कहा कि वो खुद उस आदमी के सामने जाएगी जिसका नाम सुनकर पूरा शहर कांपता है, तो उस पल कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल में एक ही डर था, कहीं इस बार हम उसे खो ना दे। लेकिन आर्या के चेहरे पर जो ठहराव था, जो आग थी, वो साफ बता रही थी अब ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उसकी लड़ाई है। अगले ही दिन एक प्लान तैयार किया गया, बहुत सोच समझकर, हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखते हुए आर्या को एक नई पहचान दी गई, नया नाम, नया बैकग्राउंड और एक ऐसी कहानी जो सीधे उस नेटवर्क तक पहुंचे। उसका नया नाम था सान्या, एक लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही कहानी बनाई गई। नंदिनी ने आखिरी बार उसे समझाया, याद रखना, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। आर्या ने बस इतना कहा, इस बार गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर वो निकल पड़ी उस रास्ते पर जहां से बहुत कम लोग वापस आते हैं। 2 दिन बाद एक कॉल आया, हमें सान्या चाहिए। नंदिनी और काशीनाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा, यानी जाल काम कर गया था। लोकेशन भेजी गई, शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक बड़ी सी हवेली, ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे और बाहर खड़े गार्ड्स। आर्या जैसे ही वहां पहुंची, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन उसने अपने डर को दबा लिया और अंदर चली गई। अंदर सब कुछ बहुत शांत था, अजीब तरह की शांति, जैसे यहां हर चीज प्लान के हिसाब से चलती हो। एक आदमी उसे अंदर लेकर गया, लंबा कॉरिडोर, महंगे झूमर और हर दीवार पर लगी तस्वीरें। आर्या चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी नजर एक तस्वीर पर टिक गई। उस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, सूट बूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास, और उसके बगल में आर्या की सांसें रुक गई। वो चेहरा उसे बहुत अच्छे से याद था। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये तो। तभी पीछे से आवाज आई, तस्वीरें देखना अच्छा लगता है ना? आर्या ने पलट कर देखा और उसके सामने वो खड़ा था, विवेक साहब। पूरा कमरा जैसे अचानक भारी हो गया। विवेक साहब मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान दिल तक नहीं पहुंची। तुम सान्या हो? उन्होंने पूछा। आर्या ने खुद को संभाला। जी, उसने धीमे से कहा। विवेक साहब धीरे धीरे उसके पास आए और उसकी आंखों में देखने लगे। डर रही हो? उन्होंने पूछा। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं। विवेक हल्का सा हंसा। अच्छा है, क्योंकि यहां डरने वालों के लिए जगह नहीं है। उसकी ये बात सुनकर आर्या के अंदर कुछ कांप गया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे पता था, हर सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है, हर शब्द सबूत बन सकता है। विवेक साहब ने इशारा किया। बैठो। आर्या बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस तस्वीर की तरफ जा रही थी। विवेक ने ध्यान दिया। कुछ खास दिखा? उन्होंने पूछा। आर्या चुप रही। विवेक ने खुद ही जवाब दिया, पुरानी यादें हैं। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने आर्या की दुनिया हिला दी। तुम जैसी लड़कियां हमारे लिए नई नहीं है। हर साल कई आती है, कई चली जाती है, लेकिन कुछ खास होती है। उन्होंने सीधे आर्या की आंखों में देखा। जैसे तुम। आर्या के हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। और जो खास होती है, विवेक ने आगे कहा, उन्हें हम अपने पास रखते हैं। ये सुनते ही आर्या के अंदर गुस्सा उबाल मारने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर फिर उस तस्वीर पर गई और इस बार उसने ध्यान से देखा। तस्वीर के कोने में एक और चेहरा था, एक बूढ़ा आदमी। आर्या की आंखें फैल गई। ये तो। उसके होंठ कांपने लगे, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि
काशीनाथ का था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा। तभी विवेक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, पहचान लिया किसी को? अब आर्या के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। क्या काशीनाथ भी इस पूरे खेल का हिस्सा है, या फिर यह भी एक और साजिश है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं थे, ये थे टूटते हुए भरोसे के। और अब जो फैसला वो लेने वाली थी, वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या सच में काशीनाथ गुनहगार है और आर्या इस जाल से कैसे बाहर निकलेगी, तो बताओ। आर्या की आंखें उस तस्वीर पर जमी थी। दिल जैसे सीने के अंदर टूट रहा था और दिमाग बार बार बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या काशीनाथ भी, जिस इंसान ने उसे इस लड़ाई में साथ दिया, जिसने हर कदम पर उसे हिम्मत दी, क्या वही इस अंधेरे का हिस्सा था? उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अगर वो इस वक्त टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। विवेक साहब उसकी हर हरकत देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। क्या हुआ? सच देखना इतना आसान नहीं होता, उन्होंने धीरे से कहा। आर्या ने पहली बार सीधा उनकी आंखों में देखा। सच अभी पूरा सामने नहीं आया है, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। विवेक हल्का सा हंसा। तुम जैसी लड़कियां हमेशा यही सोचती है कि वो दुनिया बदल देंगी, लेकिन वो उसके करीब आया। दुनिया हमारे जैसे लोग चलाते हैं। ये सुनते ही आर्या के अंदर का डर अब पूरी तरह गुस्से में बदल चुका था। उसी पल उसने अपने दुपट्टे में छुपा दूसरा डिवाइस दबाया और अगले ही सेकंड वो कमरा जहां सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे होता था, अब खुल चुका था। दरवाजा जोर से खुला। नंदिनी, पुलिस की ईमानदार टीम और कुछ मीडिया वाले अंदर घुस आए। विवेक साहब एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगे। मैं जानता था तुम यही करोगी, उन्होंने शांत आवाज में कहा। आर्या ने गुस्से में कहा, अब आपका खेल खत्म। लेकिन विवेक ने ताली बजाई और अचानक कमरे के दूसरे दरवाजे खुल गए। कुछ लोग अंदर आए, सूट बूट में, सख्त चेहरे और हाथों में फाइलें। उनमें से एक आगे आया और जैसे ही वो सामने आया, आर्या की आंखें फैल गई। वो था काशीनाथ। उसका दिल जैसे रुक गया। आप? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। नंदिनी भी हैरान थी, लेकिन काशीनाथ का चेहरा इस बार अलग था। वो शांत था, मजबूत था और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सीधे विवेक साहब के सामने खड़ा हो गया। खेल खत्म हो चुका है, उसने साफ आवाज में कहा। विवेक हंसा। तुम जैसे लोग मुझे नहीं रोक सकते। काशीनाथ ने अपनी जेब से एक आईडी निकाली और जैसे ही उसने उसे सामने किया, पूरा कमरा सन्न रह गया। सीबीआई, उसने कहा। आर्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। आप? उसने कांपती आवाज में कहा। काशीनाथ उसकी तरफ मुड़ा और हल्की सी मुस्कान दी। हां, मैं पिछले 5 साल से इस नेटवर्क के पीछे था। और तू? उसने प्यार से कहा। मेरी सबसे बहादुर साथी निकली। आर्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई। तस्वीर, सबूत, सब कुछ एक प्लान था। विवेक साहब अब घिर चुके थे। हर सबूत, हर रिकॉर्डिंग, हर सच अब उनके खिलाफ था। पुलिस ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो आदमी जो खुद को सबसे ऊपर समझता था, आज कानून के सामने झुका हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या वही खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये जीत के थे। कुछ दिन बाद पूरा शहर बदल चुका था। लोग अब सवाल पूछने लगे थे।
आवाज उठाने लगे थे, आर्या ने एक नई शुरुआत की। उसने एक संस्था बनाई जहां सिर्फ मदद नहीं होती थी, बल्कि हर सच की जांच होती थी। नंदिनी उसके साथ थी और काशीनाथ हमेशा उसकी ताकत बनकर खड़े थे। एक दिन एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, दीदी, अब डर नहीं लगता? आर्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, डर तो आज भी लगता है, लेकिन अब मैं डर के सामने झुकती नहीं हूं। वो बच्ची मुस्कुरा दी और उस पल आर्या को समझ आ गया, उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, इस दुनिया में बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना चेहरा बदलती रहती है। लेकिन जब एक इंसान भी हिम्मत करके सच के साथ खड़ा हो जाता है, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अब तुम बताओ, अगर तुम आर्या की जगह होते तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हें कभी किसी अपने पर शक हुआ है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सच हमारे सबसे करीब छुपा होता है।